हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पेट में दाढ़ी होना यानी भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फिर दे रखा है दिन फिरना। दिन फिरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन फिरना, देखिए इसका अर्थ होगा भाग्य पलटना। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा दिन फिरने का मतलब होता है कि भाग्य पलटना। समुद्र मंथन करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कि कठोर परिश्रम करना। ठीक है, कठोर परिश्रम करने को बोलते हैं अपन समुद्र मंथन करना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान फूंकना, देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि चुगली करना। देखिए चुगली करना जो होता है वो कान भरना होता है। कान भरना मतलब चुगली करना, लेकिन कान फूंकना इसका मतलब क्या होगा? दीक्षित करना। तो यहाँ पर चुगली करना नहीं होकर क्या होगा? दीक्षित करना। कान फूंकने का मतलब क्या होता है? दीक्षित करना। और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन को दिन और रात को रात न समझना। दिन को दिन और रात को रात न समझना, इसका मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। दिन को दिन और रात को रात न समझना, इसका मतलब होता है कोई भी बड़ा काम करते समय अपने सुख और आराम का कुछ भी ध्यान नहीं रखना। यानी कि कोई भी अपन बड़ा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई रीट की पटवार की, तो जो भी जिसका लक्ष्य है उसको लिए इतना अपने आप को समर्पित कर देना कि सुख और दुख किसी भी चीज़ का दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता। यानी कि अपनी केवल और केवल अपने फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर वो रहता है। तो दिन को दिन और रात को रात न समझने का मतलब होता है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान नहीं रखना। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना इसका मतलब क्या होता है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना। तो गाल बजाने का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। डींग हाँकना यानी कि गाल बजाना। ऑप्शन थ्री। चादर के बाहर पैर फंसाना। चादर के बाहर पैर फंसाना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? चादर के बाहर पैर फंसाना यानी कहने का मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना। यानी कि कहते हैं ना कि चादर के बाहर पैर नहीं फंसाने चाहिए, यानी अपनी की अक्षमता से ज़्यादा खर्च या फिर वे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। शैतान की आंत। शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शैतान की आंत, देखिए शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत लंबी वस्तु। अत्यंत लंबी वस्तु। ठीक है, ऑप्शन सी। कोड़ी को न पूछना। कोड़ी को न पूछना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोड़ी को न पूछना, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा निकम्मा समझना। निकम्मा समझना यानी कि कोड़ी को न पूछना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। भ्रष्ट नेताओं के कारण जो पार्टी थी वो चुनाव हार गई, इसका मतलब क्या होगा? भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, इसका मतलब है लुटिया डूब जाना। पार्टी चुनाव हार गई इसका मतलब होता है लुटिया डूब जाना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर जो अगले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अपन ने शब्द शुद्धि से रिलेटेड बात करेंगे। यानी चार शब्द आपको दिए जाएंगे और आपको बताना है कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो आपको इसमें शुद्ध दे रखा है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आपके अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूजनीय शब्द पूजनीय होता है या पूज्यनीय होता है या फिर पूजिए या फिर पूजनीय। तो देखिए पूजनीय ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए इसको, पू इसमें बड़ा आता है और नी भी इसमें बड़ी आती है। पूजनीय शब्द होता है ये। ठीक है, पूज्यनीय नाम का कोई भी शब्द नहीं होता हिंदी में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन या आधःपतन। शुद्ध वर्तनी, तो देखिए अधोपतन नहीं शब्द होता। बहुत सी बार आप लिखते हैं अधोपतन, एक शब्द होता है उपरोक्त। बहुत सी बार जैसे 3-4 वाक्य लिखते हैं, बाद में बोला जाता है आपको कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो उपरोक्त नाम का कोई भी शब्द है वो नहीं होता। शब्द जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है? उपर्युक्त होता है। ठीक है,
उपरोक्त नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, उपयुक्त शब्द बिल्कुल सही होता है। उसी तरीके से अधोपतन नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, अधःपतन क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, अधःपतन। और एक शब्द बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था नाम का कोई भी शब्द है वो हिंदी में नहीं होता है, शब्द क्या होता है, दुर्वस्था। ठीक है, दुर्वस्था नाम का शब्द होता है, दुरावस्था नाम का शब्द नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा उज्ज्वल वगैरह तो आप सभी को शायद पता ही होगा किस तरीके से लिखा जाता है। ये एक शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है, अधिशासी। इसके अलावा कोशिश पूछा जाता है कई बार, शब्द कोशिश किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अधिशासी जो शब्द होता है ना, वो ऑप्शन फर्स्ट जो आपको दे रखा है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, अधिशासी। उसके बाद में पहला जो स आता है वो सैसी सलगम वाला आता है, यानी कि तालव्य सा आता है। उसके बाद में दंत्य सा आता है। फिर अगला दे रखा है परिलक्षित या परिलक्षित या परालक्षित, किस तरीके से आपको देखना है। परिलक्षित शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा सही होगा। देखिए परिलक्षित जो शब्द होता है ना वो इस तरीके से लिखा जाता है, प उसके बाद में री छोटी आती है, उसके बाद में ल, और उसके बाद में जो अक्षी आती है वो भी कैसी आती है आपकी, छोटी आती है, बड़ी नहीं आती। ठीक है, और परिलक्षित जो शब्द है वो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा अतिशयोक्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति और अभ्यारण्य, ये दो शब्द हैं वो आपको कई बार एग्जाम में देकर पूछा जाता है, अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अभ्यारण्य में बहुत से स्टूडेंट हैं वो अभ्यारण्य इस तरीके से लिखते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसमें ये जो भय है वो पूरा होता है, आधा नहीं होता। अभ्यारण्य में भय जो होता है वो पूरा होता है। उसी तरीके से अतिशयोक्ति के अंतर्गत भी आपका जो स आता है, स से सलगम वाला जो स आता है वो पूरा आता है, आधा नहीं आता। बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट हैं वो अतिशयोक्ति किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अतिशयोक्ति ती छोटी आती है और स इसमें पूरा आता है। ठीक है, अतिशयोक्ति ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको वाक्य संरचना से रिलेटेड दे रखे हैं कुछ वाक्य, बताना है कि कौन सा सही है। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। ये किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, किस तरीके का है। तो देखिए जिसमें गुरुजी पढ़ाते थे, सरल वाक्य बिल्कुल साधारण होता है, एक कर्ता एक क्रिया एक कर्म होता है। लेकिन मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, यानी कि ये जो वाक्य है ना वो इसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो जो वाक्य जिसमें एक प्रधान होता है और अन्य जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, वो मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों जो वाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और एक किसी समुच्चयबोधक अवयव या संबंधबोधक अवयव के द्वारा आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, तो वो संयुक्त होता है। लेकिन इसमें दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, यानी कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, और ऑप्शन आपका जो थर्ड हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा अल्प प्राण और सघोष व्यंजन आपको बताना है। अल्प प्राण और सघोष, यानी वो अल्प प्राण भी होना चाहिए और वो सघोष में भी होना चाहिए। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 वाले होते हैं। तो इसमें से देख लो अल्प प्राण 1 3 5 वाला कौन सा है। देखो 1 3 5 वाला कौन सा है, ये ब है। और सघोष का आपको पता होना चाहिए, सघोष में 1 2 3 यर लवय और है और सभी स्वर, ये सघोष होते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 में देखोगे आप तो 1 2 3 में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए घी के दिए जलाने का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, यानी कि घी के दिए जलाना। फिर नेक्स्ट दे रखा है पंजाब समस्त पद किस समास का उदाहरण है। पंजाब जो समासिक पद है कौन से समास का उदाहरण है ये, पंजाब में कौन सा समास होगा। देखिए 5 और आपका मतलब होता है नदियाँ, 5 नदियों का संगम पंजाब, यानी कि पहला पद जो है वो इसमें संख्यावाची है, और पहला पद संख्यावाची कौन से समास में होता है, द्विगु समास में होता है। इसका मतलब पंजाब जो शब्द है इसमें द्विगु समास हो जाएगा। उसके अलावा अगला दे रखा है किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखना। किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार जो होता है वो कौन से वर्ण का बनता है। देखिए कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, कोई भी वर्ण अगर आपको दिया जाता है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, कैसे आप समझे नहीं। देखिए जैसे कोई एक वर्ड है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं कि जैसे संजू नाम का कोई शब्द है, संजू। ठीक है,
ये लड़की का भी नाम और लड़की का भी नाम हो सकता है। संजू नाम का कोई शब्द है, वो आप इस तरीके से लिखते हैं। 99% या 95% जो है वो लगभग इसी तरीके से संजू लिखते हैं। लेकिन ये वैसे तो सही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये संजू क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये शुद्ध नहीं है हिंदी की वर्तन की दृष्टि से, ये संजू गलत है। और लगभग जो 90% लिखते हैं इस तरीके से, वो उनको जब पूछा जाता है कि संजू किस तरीके से लिखा जाता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं जिनको शुद्ध हिंदी का ज्ञान नहीं होता। वो अनुस्वार को हमेशा न ही बनाते हैं, लेकिन जो अनुस्वार होता है वो हमेशा न नहीं बनता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अपन हिंदी भी पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हिंदी भी पढ़ते हैं ना। तो देखिए हिंदी के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार अनुस्वार किस में परिवर्तित होता है? सामने वाला वर्ण जो आता है ना उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित होता है, उसके पंचमाक्षर में। अब आपको पता है पंचमाक्षर कौन कौन से वर्ण का होता है? क वर्ग है, उसके बाद में च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। यही तो वर्ग है, 5 वर्ग, जिसमें कितने कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो अंगय आ गया, उसके बाद में ये, उसके बाद में अण, उसके बाद में न और मैं। ठीक है, ये 5 होते हैं पंचमाक्षर। उसके बाद में अंतस्थ आ जाते हैं यर लव और उसमें वर्ण आते हैं श श श। ठीक है, बाद में संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं क्षेत्र के। तो उनमें तो पंचमाक्षर होता ही नहीं, 3 4 4 होते हैं शब्द। तो कैसे लेकर मैं तक, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 25 वर्ण होते हैं इनमें कहीं पर भी अगर अनुस्वार के बाद में अगर आपको कोई बीच में शब्द मिल जाता है, ठीक है, तो वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। जैसे एक शब्द आता है आपका अलंकार, ठीक है, आप लिखते हैं अलंकार इस तरीके से, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप अलंकार इस तरीके से लिखते हैं तो वो अलंकार क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार के बाद में यहाँ पर अगला अक्षर क्या आ रहा है? क आ रहा है, और क के आगे क का जो पंचमाक्षर होता है वो क्या होता है? अंगय होता है। तो अलंकार को आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल खोलकर बिल्कुल सही तरीके से शुद्ध रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से एक शब्द आता है आपका, देखिए संशय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है संशय। अब आप संशय को कैसे लिखोगे बिना अनुस्वार के? तो देखिए संशय को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अनुस्वार किसका बनता है? पंचमाक्षर का बनता है। और स है, ये तो आपके ऊष्म वर्ण है, इसमें तो पंचमाक्षर होता ही नहीं है, 4 ही वर्ण होते हैं। वो तो संशय बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाएगा, संशय इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। यानी कि कौन कौन से वर्ण है? कै से लेकर मैं तक, ये जो 5 वर्ग होते हैं इसमें ही जब अनुस्वार बनता है, बाकी अंतस्थ और उसमें अनुस्वार नहीं बनता। अब ये जो आपका गंगा है, इसमें आप इसको अनुस्वार को अगर आप खोलोगे तो आप गंगा को क्या बनोगे? इस तरीके से लिखोगे गंगा। ठीक है, इस तरीके से होगा गंगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। और उसी तरीके से चंचल है, तो चंचल को आप किस तरीके से लिख सकते हो? चंचल को इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडा जो शब्द है उसको आप अनुस्वार में अगर हटाओगे, आगे ड दे रखा है और ड का पंचमाक्षर अण होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन नहीं, नहीं जो शब्द है उसमें आप क्या करोगे? देखिए पहली बात तो अनुस्वार आगे कोई शब्द ही नहीं दे रखा है, तो अनुस्वार को आप लिख नहीं सकते। और पहले देखते हो तो है दे रखा है जो है आपका ऊष्म वर्ण में आता है। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर इसका नहीं बन सकता, तो अनुस्वार का प्रयोग किसमें नहीं होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इस क्वेश्चन के कारण, लेकिन कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी था। जब तक आप हर एक चीज़ का कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आगे भी आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा तो उसमें भी आप गलती करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आई होप आपको ये अब आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 34, 33, 36। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 33 होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष व्यंजन पूछा है। देखिए सघोष कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 होते हैं। इसका मतलब अघोष कौन कौन से हो गए? चौथा और पांचवा हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, उसके बाद में यर लव है और सभी स्वर, ये सघोष होते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो कौन से होते हैं? आपके अघोष होते हैं। तो 1, 2, 3 के अलावा इसमें कौन सा दे रखा है वो देख लो आप। इसमें यर लव आता है और जो स है वो किस में आता है? आपका अघोष में आता है। तो स तीनों इसमें दे रखा है। इसमें यर लव आता है और पहला दूसरा 3 सा आता है वो सघोष में आता है। इसका मतलब आपको अघोष पूछा था, तो अघोष इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका स, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कामदेव, देखिए कामदेव यानी कि काम तो बिल्कुल होता है, मनोज भी होता है, मन में जन्म लेने वाला कामदेव, और इसके अंतर्गत गंधर्व भी होता है, और सुरपति ये नहीं होता। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सुरपति नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। उच्चारण, उत्तधन चारण हो जाएगा, सतधन जन हो जाएगा, अनुच्छेद
अनुधन छेद, तो बिल्कुल च का आगम हो जाएगा यहाँ पर। व्यू है, देखिए व्यू है, व्यू है के अंतर्गत व्यंजन संधि नहीं है, इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि का ये उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है 9 2 11 होना। देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पर, ये क्या है 9 2 11 होना मुहावरा है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, यानी कि फरार हो जाना, भाग जाना या फरार हो जाना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 2 11 होना है कि भाग जाना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।